हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो क्योंकि हमें आज बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों के ही, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मस्ट बिगिन विद द वीडियो। तो पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, आफ्टर कू प्लॉट जर्मनी टू टाइटन गन लॉज। तो हम पहले इस आर्टिकल की एक कर्सरी रीडिंग देंगे, क्या यहाँ पे लिखा है वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद बहुत सारी एडिशनल चीजें, क्यों इस आर्टिकल को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्या इंडिया के केस में भी इस तरह के लॉज टाइटन किए जाने चाहिए एंड व्हाट इज इन द प्रोसेस। ओके, तो बेसिकली जर्मनी प्लान कर रहा है कि उसे अपने गन लॉज को टाइटन करना है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि वहां पे एक प्लॉट प्लान किया गया था एक फार राइट ग्रुप द्वारा। दे वांटेड टू वायलेंटली ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, जो वेल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है वो वायलेंटली उसे ओवरथ्रो करना चाहते थे और फिर उनके बदले में एक रॉयल प्रिंस को नेशनल लीडर के रूप में वहां पे पोजीशन देना चाहते थे। और साथ ही में एक फॉर्मर एमपी एडीएफ पार्टी, जो आप जानते हैं कि जर्मनी की एक नियो नाजी पार्टी है, एडीएफ पार्टी की एक फॉर्मर मेंबर रह चुके थे, वो भी इस कू प्लॉट में इन्वॉल्व थे। ओके, तो देखिए आपको ये पता है कि जर्मनी का जो पास्ट है वो काफी ज्यादा बैड लाइट में देखा जाता है वहां के सिटीजन्स द्वारा भी और जितने भी डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट्स हैं उनके द्वारा, बिकॉज इट हैज अ हिटलर पास्ट, राइट, नाजी पास्ट है इनका। तो इसीलिए इस तरह का कुछ भी एग्जिस्ट करता है, टेरर एक्ट्स, वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, ये अपने में ही हम जब तक ये रहेगा, जब तक इस तरह की पार्टीज को सपोर्ट रहेगा, तब तक ये एक्सट्रीमिज्म का जो थ्रेट है वो जर्मनी के लिए रहेगा। अब जर्मन की पुलिस ने 25 लोग ऑलरेडी जो इस चीज में सस्पेक्टेड थे, इस प्लॉट में इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट कर लिया है। और मेनी ऑफ द सस्पेक्ट्स वो मेंबर्स ऑफ द फार राइट राइक्सबर्गर सिटीजन्स ऑफ द राइक मूवमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, हमने कल भी देखा था, जो राइक्सबर्गर मूवमेंट है, यानी कि ये लोग जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, इस मूवमेंट के मेंबर्स हैं, वो खुद को अभी प्रेजेंट जर्मन स्टेट का मेंबर नहीं मानते, सिटीजन्स नहीं मानते। वो समझते हैं कि जो मॉडर्न जर्मन स्टेट है ये कुछ नहीं है, ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, नथिंग मोर देन दैट। जो राइक है, यानी कि राइक एक वर्ड है जो 1945 तक जर्मनी के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि जर्मनी में जब हिटलर का टाइम था, इट वॉज थर्ड राइक, यानी कि राइक मतलब किंगडम। ठीक है, तो ये उस तरह के एरा में, नॉस्टैल्जिया में अभी भी जीते हैं और वो समझते हैं दैट वाज द राइट थिंग। जो अभी है इट इज नॉट करेक्ट। ये जो बेसिकली राइक्सबर्गर मूवमेंट के जितने भी लोग हैं वो बहुत सारी तरह से अपनी एलिजियंस दिखाते हैं इस तरह के राइक को। अपने जो पासपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरह से उस पर लिखते हैं दैट वी बिलोंग टू राइक एंड वी आर द सिटीजन्स ऑफ राइक, इस तरह से, ताकि वो बेसिकली इस, अब देखिए इस तरह की जो मूवमेंट है उसमें अराउंड 23,000 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर फार राइट ग्रुप एग्जिस्ट करता है किसी भी कंट्री में, अगर हम इटली की बात करें जहां पे अब एक फार राइट ग्रुप की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की जो मेंबर हैं जॉर्जिया मेलोनी, नाउ शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ऑल्दो उन्होंने मुसोलिनी से अपना कोई लिंक नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि मैं फैशिस्ट रजीम को नहीं सपोर्ट करती, कीपिंग दैट असाइड। पर अगर जब तक आपको सपोर्ट बेस मिलता रहेगा सिटीजन से, तब तक इस तरह की मूवमेंट्स कभी डाई डाउन हो ही नहीं सकती और तब तक कभी भी इस तरह के थ्रेट्स नहीं जा सकते। और ये कुछ ऐसे ही हार्मलेस क्रेजी पीपल या पागल लोग, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बोल के चुप हो जाने वाले लोग नहीं है, दे आर सस्पेक्टेड टेररिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, वी नीड ऑल अथॉरिटीज टू एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर टू रिमूव देयर वेपन्स। तो बेसिकली क्या है, हम गन लॉज के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज lately we have been discussing a lot of gun laws, gun violence. Okay, तो देखिए जर्मनी में, यूरोप में यूजुअली बहुत ही लिबरल गन लॉज हैं, बहुत ज्यादा, बहुत इजी है वहां पे गन को कैरी करना या यूज करना, पोजेशन करना बहुत इजी है यूरोप में। पर जर्मनी उन कंट्रीज में से भी सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रजीम फॉलो करती है एज फार एज गन लॉज आर कंसर्न। इवन दो इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी तब भी इस तरह की चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है
इट स्पीक्स हाईली ऑफ द थ्रेट दैट कम्स विद इट। ओके, तो ऑल्दो जर्मनी में जो फुली ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वो कंप्लीटली बैंड हैं, और अगर आपको पोजेस भी करना है इन तरह के फायर आर्म्स को, जो लोडेड फायर आर्म है, तो आपको एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। तब भी जर्मनी में इस तरह का थ्रेट एग्जिस्ट करता है, तो हमें गन लॉस के बारे में काफी तरह से देखना है, काफी सीरियसली देखना है। अब हम इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करेंगे। तो देखिए, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, जब भी आप अपने GS2 में कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन में भी कि जो अमेरिका में बेसिकली जो सेकेंड अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू कीप and bear arms. It is a fundamental right. तो आप समझ सकते हैं कि इस फंडामेंटल राइट का किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है और होता है। हर साल यूएस में इस तरह की रिपोर्ट्स निकलती हैं कि बहुत सारे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो अपने इस तरह का फंडामेंटल राइट का मिसयूज कैसे करते हैं। बहुत सारे सुसाइड, देखिए अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं तो आपके पास किसी तरह का मेजर भी तो होना चाहिए सुसाइड करने के लिए। अब भारत के केस में, हमारे ट्रेडिशन के केस में बहुत लोग पेस्टिसाइड्स खा के, बिकॉज वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी दैट वे, इस तरह से सुसाइड मेजर्स यूज किए जाते हैं। अब क्योंकि वहां पे गन्स ही हैं, इतना इजी है, फंडामेंटल राइट है, तो गन यूज करके सुसाइड होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गन वायलेंस देखी है हमने, गन्स यूज किया गया है हस्बैंड द्वारा, स्पाउस द्वारा, और भी बहुत सारी चीजें। और बहुत रिसेंटली आप जानते हैं कि मई जून के अराउंड यूएस में बहुत सारे रेसिस्ट अटैक्स भी हो रहे हैं सुपरमार्केट्स में, न्यूयॉर्क में। और तो इसीलिए इसी के वेक में पीपल आर एक्चुअली वेरी फेड अप। जो यूएस के जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, दे वांट दिस गन वायलेंस एंड दीज गन क्राइम्स टू गो अवे। तो इसीलिए वहां पे जो बाइडेन ने एक लॉ पास किया था, आई थिंक मई या जून के महीने में इसी साल के, जिसके माध्यम से उन्होंने टफर बैकग्राउंड चेक्स करने की कोशिश की। अगर कोई गन्स या फायर आर्म्स बाय करना चाहता है और आप काफी यंग हैं, तो बहुत सारे चेक्स होंगे आपके लिए। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे रिजीम्स ऐसे हैं यूएस में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो वहां पे जैसे मियामी में क्या है कि जो पुलिस है उस डिस्ट्रिक्ट की या उस एरिया की, वो लोग वापस गन्स बाय कर रहे हैं। सो दे आर पेइंग सिटीजन्स द कैश फॉर देयर गन्स, ताकि गन वायलेंस किसी तरह से खत्म हो सके। तो ये बात आपको पता है। अब हम ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स में भी ये आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि गन वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, यानी कि जो सॉन्ग्स हैं जो ग्लोरीफाई करते हैं गन वायलेंस को, फायर आर्म्स को, एम्यूनिशंस को, क्या आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट है गन वायलेंस पे? क्योंकि पंजाब के केस में जो करंट गवर्नमेंट है पावर में, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है भगवंत मान जी की, उन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स रिलीज किए हैं बहुत रिसेंटली कि हमें गन वायलेंस, क्योंकि आपको पता है सिद्धू मूसेवाला जी या फिर उसके बाद जितनी भी इस तरह की डेथ्स हो रही हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं वहां पे, ओके तो इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इमर्ज हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसको कर्ब करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर आप ग्लोरीफाई करते हैं बहुत ज्यादा गन्स को, आप पंजाबी सॉन्ग सुनेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा असलों की बात होती है एंड ऑल दैट, तो इसको बैन लगा दिया गया है। अगर कोई भी सॉन्ग ऐसा करेगा तो उसके साथ एक इम्प्रिजनमेंट आएगी। तो इसीलिए हम बेसिकली गन लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब में बहुत सारे प्रो खालिस्तानी अरेस्ट्स भी हमारी सरकार कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। तो अगर एथिक्स में भी कोई आता है, सो यू डू नॉट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू इंडियाज एग्जांपल और व्हाट इज द केस एंड व्हाट इजंट द केस। यू कैन ऑब्वियसली, एंड आप जरूर लिख सकते हैं जर्मनी का केस, यूएस का केस, ओके तो इसीलिए वी जस्ट वांटेड टू स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट, ताकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज से हम स्टार्ट करें। बाकी आर्टिकल्स जो हैं आज के, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस बनते हैं इन सारे आर्टिकल्स में से। G20 फिनेंस ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो, सस्टेनेबल फाइनेंस ऑन चेकलिस्ट। तो देखिए क्या होने वाला है। आपको पता है G20 की हमें 200 मीटिंग के करीब इंडिया में होल्ड की जाएंगी एक साल के अंदर अंदर, और 56 लोकेशंस हमने इसके लिए चूज की हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि हम बेसिकली अपने हेरिटेज को दिखा सके। देखो अपना देश हमारे सिटीजन्स के लिए है, तो देखो हमारा देश बाहर के लोगों के लिए है, दैट वी आर सो रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर। ओके तो इसीलिए रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट लोकेशंस में भी इस तरह की मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। तो पहली मीटिंग आप जानते हैं कि हो चुकी है ऑलरेडी, शेरपा ट्रैक, ओके जिसके अंदर आप
आपको ये बात पता है कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये वर्ड बहुत बार पढ़ते हैं, आई डू नॉट नो कि आप जानते हैं कि शेरपा का मतलब क्या होता है। G20 में 2 ट्रैक्स पैरेलली चलते हैं, आई थिंक यहाँ भी कहीं पे लिखा है कि G20 में 2 ट्रैक्स चलते हैं पैरेलली, एक होता है शेरपा ट्रैक और एक होता है फिनेंस ट्रैक, ठीक है। तो शेरपा ट्रैक में बेसिकली जो हमने उदयपुर में अभी रिसेंटली देखा, जो G20 की मीटिंग हुई, तो उसमें हमारे G20 के शेरपा कौन है इस बार? अमिताभ कांत, ओके। तो बेसिकली हु आर शेरपाज, या G7 में भी हम देखते हैं, G20 में भी देखते हैं, तो शेरपाज आर बेसिकली जो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके सबसे प्रायर मोस्ट स्टाफ मेंबर जो होते हैं, जो बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जैसे G20 पे। तो उस तरह के सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ मेंबर जो अमिताभ कांत है हमारे केस में, वो शेरपा कहलाते हैं, ठीक है। तो फिनेंस ट्रैक में बेसिकली क्या होता है? फिनेंस ट्रैक में हमारे फिनेंस मिनिस्टर्स और बहुत हमारे RBI गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, और कहीं चीजें जो आपके लिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पिछले हफ्ते हमने फर्स्ट राउंड ऑफ शेरपा ट्रैक मीटिंग्स कंडक्ट की। अब फिनेंस ट्रैक भी किक ऑफ करने वाला है ट्यूसडे से, विद द डिस्कशंस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज इंक्लूडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में बात होगी, ग्लोबल हेल्थ, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ओके। तो ये सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी, तो देखिए भारत एक क्रिप्टो करेंसी पे एक फुल फ्लेजेड लॉ लेके आना चाहता है। क्या हमारा लीगल कोर्स होगा वर्चुअल एसेट्स पे? पर इससे पहले हम डिस्कस भी करना चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज, व्हाट डू दे थिंक अबाउट क्रिप्टो, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट्स रेगुलेशन, ओके। तो क्रिप्टो करेंसीज पे अभी आपको याद होगा हमने जो काउंटर टेरर मीटिंग्स की हैं, कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उस पर भी बार बार नो मनी फॉर टेरर, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो उस पर भी हमने बार बार देखा कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया द्वारा क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो इज द न्यू थिंग। मतलब इसी से टेरर अटैक्स, टेरर फंडिंग हो सकती है, और टेरर फंडिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म, विदाउट दैट नथिंग कैन हैपन। अब क्रिप्टो करेंसी से इतनी जो एनोनिमिटी आती है, ओके तो इसीलिए जब इतना डिसेंट्रलाइजेशन है, कोई उस चीज को रेगुलेट नहीं कर रहा, तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज हमारे लिए एक बहुत कंसर्निंग इशू है। द फर्स्ट G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज, तो देखिए हम फिनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की बात करें, तो डेप्यूटीज यहाँ पे बेसिकली अटेंड करेंगे। इट विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बेसिकली दिसंबर 13 से 15 को होने वाली है बेंगलुरु में, ओके। तो आप ये जानते हैं कि इंडिया ने जब G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम की है, एक बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स टाइम चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस, और मल्टीपल चैलेंजेस एक दूसरे की कॉम्प्लेक्सिटी में इंटरवीन्ड है। जैसे कोविड पैंडेमिक चल रहा है, चाइना में तो बहुत ज्यादा राइज हम इसका देख रहे हैं। सी, अगर कहीं पे भी थोड़े से भी केसेस हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया हमारी कंट्री का, हमारे पूरे वर्ल्ड का तब तक फ्री नहीं है जब तक एक भी केस आना बंद ना हो जाए। तो अगर कहीं पे भी पैंडेमिक चल रहा है, तो ऑफकोर्स the pandemic is there. तो sharpened geopolitical tensions, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो जो ब्लैक सी ब्लॉकेड हुआ है, उसकी वजह से इजिप्ट जो अपने 60% वीट इंपोर्ट्स यूक्रेन रीजन से करता है, साथ ही में रशिया से भी इस तरह की कंट्रीज सफर कर रही हैं। ग्रोइंग डेट डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, आप देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, तो आप देखिए कैसे एडवांस्ड इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इससे ग्रस्त हैं, 11.5%, 10%, 10.5% यूएस में, यूके में, ओके। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस की जाएंगी, ये सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस डिस्कस भी किए जाएंगे। The discussions are expected to feature the fallout from the Russia-Ukraine war in the form of disrupted supply chains, impact on commodity prices। तो ये सारी चीजें अब देखिए आपके लिए, आप जब भी आंसर लिखे रशिया यूक्रेन वॉर का, आप एंगल डालेंगे ही डालेंगे, कोविड पैंडेमिक का एक एंगल डालेंगे ही डालेंगे, सप्लाई चेन डिसरप्शन, या कोई भी आंसर जब लिखेंगे इन्फ्लेशन पे, किसी भी चीज पे, एटलीस्ट अब आप एक साल तक ये इस तरह के डायमेंशंस ऐड ही करेंगे अपने आंसर में। तो हमेशा आप लिख सकते हैं द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ 3Fs। इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग, ओके। 3Fs में क्या क्या आता है, जो बार बार इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो बार बार इस चीज को भी स्टेट कर रहे हैं कि हम किसकी साइड पे हैं। वी आर ऑन द साइड ऑफ फूड सिक्योरिटी, वी आर ऑन द साइड ऑफ UN चार्टर। तो जब हमसे ये बार बार पूछा जा रहा है कि आप रशिया की साइड है, यूक्रेन की साइड है, तो हमारा आंसर जब ये है, सो राइट इट नाइसली, 3Fs यानी कि फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, ओके।
Additionally, the finance track discussions will also focus on financial crimes and taking measures for a coordinated approach for cryptocurrencies. तो financial crimes के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा. तो यहाँ पे यही चीज लिखी है. तो आई थिंक 3 Fs वाला आपको यहाँ से टेक अवे मिलता है. साथ ही में आपको एक और चीज याद रखनी है, हमने कल भी डिस्कस किया था. इसी की साइडलाइंस पे, इस मीटिंग की साइडलाइंस पे एक पैनल डिस्कशन भी होगा जिनका टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स to address shared global challenges of the 21st century. ओके, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है. देखिए, आप खुद सोच के देखिए, हमने सिर्फ 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी अज्यूम की है और उस 1 साल में हमें अराउंड 56 लोकेशंस पे जगह जगह पे मीटिंग करनी है. तो हर दिन आपको G20 की मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. नॉट दैट कि वहां पे जो बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पर वो क्वेश्चन बन सकता है. अब आप खुद सोचिए कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है उसको कैसे 21st सेंचुरी के ग्लोबल चैलेंजेस को केटर करना है. अगर ये क्वेश्चन GS3 में एज इट इज आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि 21st सेंचुरी के ग्लोबल चैलेंजेस है क्या. रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में लिखेंगे, पैंडेमिक के बारे में लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखेंगे, पुअर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न हेजेमनी, बहुत सारी चीजें लिखेंगे. फिर आप लिखेंगे कैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में ऑलरेडी यूएस का, वेस्ट का 16% जैसे IMF में वोटिंग शेयर है. इसी वजह से ब्रिक्स जैसे NDB बैंक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो बनाया गया इसको केटर करने के लिए, ये सारी चीजें आप लिखेंगे. फिर एक और क्वेश्चन जो हम एक सेमिनार भी बेसिकली होल्ड करेंगे, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन ग्रीन फाइनेंसिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. COP27 अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन ग्रीन फाइनेंसिंग. तो ये तो एक बहुत, हमने जैसे कल देखा था, मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी, RBI कैसे उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अलाउ किया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी को क्रेडिट का प्रेफरेंस मिलना चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. ओके, बहुत सारी ग्रीन बॉन्ड्स लिख सकते हैं आप. इस पे जब भी मीटिंग होगी साइडलाइंस पे तो हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल बैंक्स कैसे ग्रीन फाइनेंसिंग में हेल्प कर सकती है. आपको याद होगा हम ऑलरेडी एक एडिटोरियल बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक डिस्कशन पेपर निकाला था RBI में, वाइट पेपर बेसिकली, जिसमें ग्रीन फाइनेंसिंग की बात की गई थी. तो ये एज इट इज आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, और या फिर क्वेश्चन एक बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग, क्योंकि हर क्वेश्चन के कम से कम 3 से 4 पार्ट्स होते हैं. तो हाउ डू सेंट्रल बैंक्स और हाउ डू बैंक्स हेल्प इन ग्रीन फाइनेंसिंग, सॉल्विंग फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि इस बार का जो नोबेल प्राइज था इकोनॉमिक्स में, इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई नोबेल प्राइज होता नहीं है, जैसे कि हमने अपनी इकोनॉमी की वीडियो में डिस्कस किया है, विजन IAS की. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं. इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने उसमें देखा कि कैसे बैंक्स डील करते हैं फिनेंशियल क्राइसिस को कर्ब करने में, और उसको एक बैंक रन कैसे रोका जा सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. अप्रोक्सीमेटली 40 मीटिंग्स. तो देखिए कम से कम 40 मीटिंग्स होंगी फिनेंस ट्रैक की. ठीक है, बहुत सारी लोकेशंस पे भारत की, जिसमें एक मीटिंग ये भी होगी आई थिंक. हाँ, बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें G20 के फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, अभी तो डेप्यूटी मीटिंग हो रही है तो इसमें गवर्नर्स भी होंगे एक मीटिंग में. ये आई थिंक February 23 to 25 के करीब होगी बेंगलुरु में. ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी फिनेंस ट्रैक पे डिस्कशंस हो रही हैं ये अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होंगी G20 के लीडर्स डेक्लेरेशन में, जो जॉइंट डेक्लेरेशन निकलेगा, लीडर्स डेक्लेरेशन निकलेगा. अभी देखिए, आपको याद होगा जब G20 की बाली में अभी समिट कंक्लूड हुई, जब इंडोनेशिया जिसको चेयर कर रहा था, तो उसकी जॉइंट डेक्लेरेशन में क्या लिखा था? दिस एरा इज नॉट अ वॉर. अब ये मिस्टर मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समरकंद में हुई थी, वहां पे उन्होंने बोला था किसको? पुतिन को. अब ये चीज उन्हीं के वर्डिंग्स वहां से लेके थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करके G20 की जॉइंट डेक्लेरेशन में ये रिफ्लेक्ट की. तो अब देखिए, G20 प्राइमरली अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही है, यानी कि G20 में जो संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं वो फीचर करती हैं, सबसे बड़ी, सबसे इन्फ्लुएंशियल, एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमीज. ओके, तो इसीलिए बहुत हद तक जो इसका कंटेंट होना चाहिए वो इकोनॉमिक ही होना चाहिए. इसका अगर आप पास्ट भी उठा के देखेंगे तो फिनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए ही इमर्ज हुआ था, जिसमें आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी काफी ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि कैसे उन्होंने US जैसी कंट्रीज, बिकॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द US, और कैसे बराक ओबामा ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से
एडवाइस ली थी कि कैसे वो इस चीज क्राइसिस को और ट्रिपल डाउन होने से रोक सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी थी वो यूएस ने फॉलो की, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल क्राइसिस केम टू एन एंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, तो इसीलिए फाइनेंस ट्रैक में जो भी डिस्कशन होगी इट वुड फीचर, इट वुड रिफ्लेक्ट इन द जॉइंट डिक्लेरेशन। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके और देखिए G20 की जो प्रेसिडेंसी है उनका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका भी हमने डिस्कस किया है। जो लोगो है, देखिए जो एथिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी, ये इंटीग्रिटी आते हैं, वी अंडरस्टैंड इट, पर आप क्वेश्चंस उठा के देखिए कैसे कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। कोर्ट बेस्ड के साथ साथ कैसे जो जीएस टाइप क्वेश्चंस है वो एथिक्स में आ रहे हैं, और उस पर ऑफकोर्स अब जीएस टाइप आंसर नहीं लिख सकते, बाकी जो GS1 GS2 टाइप्स आंसर नहीं लिख सकते। अगर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी पे क्वेश्चन आया, ऑफ कोर्स आप उसके 4-5 फीचर्स लिखेंगे, बट यू वुड राइट ड्रामेटिकली एंड रोमांटिकली अबाउट एजुकेशन ऑल्सो, यू वुड गिव इट अ कोट, यू वुड गिव इट है ना, बहुत सारी चीजें आप उसके एथिकल कॉनोटेशन देंगे। तो वैसे ही अगर एज इट इज, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी जब भारत द्वारा इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक महज एक छोटा मोटा डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यू नेवर नो G20 के लोगों पे एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आप उसे प्रिपेयर कीजिए कि उसमें कैसे हमारा पूरा कल्चर दिखता है G20 की प्रेसिडेंसी की जो लोगो है हमारा, ठीक है। तो वासुदेव कुटुंबकम के साथ साथ कैसे लोटस एंड व्हाट डज इट मीन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। मैं आई बटन में वो वाली वीडियो भी लिंक कर दूंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने उसको डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। Era of neglect of temples behind us, says Jaishankar in Varanasi. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे हमें जो हमारा टेक अवे है वो कल्चरल डिप्लोमेसी का है। तो आई वुड रेकमेंड वेन एवर आपका GS2 का कोई आंसर आता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, मेक इट एज होलिस्टिक एंड एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। इट शुड रिफ्लेक्ट दैट you've been reading newspapers, you've been listening to something very very nuanced and holistic, write about cultural diplomacy, write about climate diplomacy, क्योंकि यही बेसिकली एरा है इस समय का। ओके, तो हम इससे कल्चरल डिप्लोमेसी और टेम्पल्स का, क्योंकि आपको ये बात पता है टेम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है GS1 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और साथ ही में जो टूरिज्म है, तामिल काशी जो संगमम हो रहा है, काशी तामिल संगमम, साथ ही में स्वदेश दर्शन 2.0, बहुत सारी जो अंबेडकर सर्किट, और बहुत सारे जो आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। टूरिस्ट पुलिस भी मैंने आपको बताया था। देखिए टूरिज्म इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू दिस टाइम। ओके, वाई? बिकॉज जैसे धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन हुई, उसी के साथ साथ हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने ये भी कहा कि G20 की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उससे हम बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, और वहां ये आर्टिकल में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती दिखेंगी। हेंस प्रिपेयर टूरिज्म वेरी नाइसली। ओके, कैसे टूरिस्ट पुलिस में हमारी 50:50 रेशो को प्रपोज किया गया है, विमेन और मैन, ताकि विमेन, अभी आपको याद होगा साउथ कोरियन एक विमेन थी, उनको यहाँ पे सेक्सुअली हरास किया गया मुंबई में एक बीच पे, तो कैसे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ऐसा ही मेरी किसी और कंट्री के साथ भी हुआ था मेरे साथ, लेकिन वहां की कंट्री में तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे पुलिस को बोलूं कि मुझे इस चीज को सॉल्व करके दें, हाउ शुड आई बी डीलिंग विद इट। लेकिन इंडिया हैज बीन वेरी स्विफ्ट एज फार एज इट्स एक्शन इज कंसर्न। आई एम एक्चुअली इन लव विद दिस कंट्री। तो इस तरह का जो टूरिज्म पुलिस और ये सब वगैरह भी आप अपने सेफ्टी, क्योंकि अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो सेफ्टी भी तो आएगी साथ में, एस्पेक्ट आएगा उसका, तो आप जरूर लिखिए। अब देखिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने संडे को कहा है कि जो टेम्पल्स हैं दे आर कीपर्स ऑफ आवर कल्चर एंड हिस्ट्री, और जो मोदी गवर्नमेंट है इट इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग, रीबिल्डिंग एंड रीस्टोरिंग इंडियाज रिच ट्रेडिशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कुछ भी हो, इवन इफ S जयशंकर कोई पॉलिटिकल जगह पे कोई बात कह रहे हैं, इस पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जो S जयशंकर जो भी बोलते हैं उससे इतना ज्यादा कुछ आपको टेक अवे मिलता है। आई वुड टेल यू यहाँ से आपको कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ साथ और क्या लेके जाना है। ओके, स्ट्रेसिंग दैट द एरा ऑफ निग्लेक्ट ऑफ टेम्पल्स इज बिहाइंड अस। बहुत समय तक टेम्पल्स को निग्लेक्ट किया गया, पर अब ऐसा नहीं है। okay wheel of history is turning, it is coming back, it is the rise of India. okay, अब देखिए rise of India तो एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल एक
परफेक्ट एस्से का टॉपिक है आपके लिए। ऑफ कोर्स इसको कुछ फिलोसॉफिकल और ये कुछ ऐसा ऐसा करके दे देंगे, पर है वो राइज ऑफ इंडिया ही रहेगा वो टॉपिक, तो आप बिल्कुल लिखिए। इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू, जैसे कि हमने अभी देखा, देखो हमारा देश नहीं, देखो अपना देश नहीं, देखो हमारा देश हो चुका है। वैसे ही मिस्टर जयशंकर ने भी यहाँ पे कहा है कि ये सिर्फ इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपने कल्चर को रिटेन करके रखें, उसमें प्राइड फील करें, बल्कि हमें अब प्रमोट करना है और प्रेजेंट करना है संसार को, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, कि क्या हमारा कल्चर है और इससे आप बहुत कुछ ले सकते हैं। ओके, तो यही चीज इन्होंने बोली है। ही वॉज एड्रेसिंग द काशी तमिल संगमम ऑन द सब्जेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग GS1 का एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ऑफकोर्स आप इसमें बहुत सारी चीजें लिखेंगे। देखिए, जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आपको लगता है जो GS1 के आंसर्स हैं वो स्टैटिक है, यू नो डाउट अबाउट इट। बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आया है, कॉइनेज पे क्वेश्चन आया है, क्या लिखोगे आप? हिस्ट्री पूछी है ना उनकी, तो लिखेंगे आप गुप्ता पीरियड के बारे में लिखेंगे, पर उसका एंड, उसका कंक्लूजन हमेशा आप कुछ कंटेम्प्रेरी दे सकते हैं। तो अगर टेम्पल्स के बारे में कुछ आया, आप टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह कुछ भी लिखेंगे आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। काशी तमिल संगमम के बारे में लिख सकते हैं, या कुछ भी कंटेम्प्रेरी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, द टेक अवे आई वुड सजेस्ट जो आपके लिए यहाँ से मिलता है, ग्लोबल रीबैलेंसिंग। इसका मतलब क्या है? सी, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इज सो इंट्रीग्यूइंग कि अगर तो आप बहुत स्मार्ट नहीं है ना, या फिर आप कुछ समय से फॉलो नहीं कर रहे हर चीज, तो आपको लगेगा कि क्या ही बोला है इसमें, क्या ही इंपॉर्टेंट है, पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ हिडन। तो वैसे ग्लोबल रीबैलेंसिंग की बात जो यहाँ पे की गई है, तो देखिए ग्लोबल रीबैलेंसिंग इन्होंने कहा है कि ना ही केवल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, बल्कि कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या मतलब है, और मैं बहुत सिंपली आपको समझाती हूँ कि देखिए, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो जो स्टेटस क्वो, जो हेजिमनी एग्जिस्ट करती है, वो वेस्ट की करती है ना, वेस्ट की करती है, राइट, सबसे बड़े सुप्रीम पावर ये वो, लेकिन उसको हमने रीबैलेंस किससे कर दिया? मल्टीलैटरलिज्म से। ओके, हम बार बार कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया बिलीव्स इन दैट। तो यहाँ हो गई रीबैलेंसिंग, जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रीबैलेंसिंग कैसी हुई? IMF, वर्ल्ड बैंक ने हेजिमनी WTO ने डिक्लेयर कर दी थी। अब क्योंकि यहाँ पे डिफंक्ट हो चुका है सब कुछ, है ना, अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कितनी सारी पावर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो इसका भी इकोनॉमिकली रीबैलेंसिंग भी, एक तो भारत देखिए कहाँ पहुंच गया है, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और साथ ही में इकोनॉमिकली हम देखिए बहुत सारे ब्रिक्स जैसे जो उनके NDB है ना, इस तरह के बैंक इमर्ज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक फोरम्स भी, G20 है जहाँ पे यू ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डिस्कशंस हैपनिंग, देयर इज अफ्रीका, देयर सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये सारी चीजें, अब हमें टाइम है कि कल्चरल रीबैलेंसिंग करें हम, क्योंकि देखिए एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर, मोस्टली अमेरिकन कल्चर ही है लिबरल डेमोक्रेटिक कल्चर, जिसने हेजिमनाइज कर लिया है हर किसी दिमाग को, आप जीन्स कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। लेकिन अभी क्या है, उसकी रीबैलेंसिंग भी शुरू हो गई है। बाहर जो लोग रहते हैं, दे प्रेफर वेयरिंग साड़ीज, दे लव, एब्सोल्युटली लव इस तरह का कल्चर, खाना पीना हमारा बाहर पहुंच चुका है। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन पे जब आप क्वेश्चन देखते हैं, इज ग्लोबलाइजेशन अ थ्रेट टू कल्चर, ये क्वेश्चन तो क्लीशे क्वेश्चन है GS1 का। तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल, यहाँ पे भी यही लिखा है इन्होंने, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बिल्कुल है, एक कंसर्न है कल्चर के लिए। लेकिन अब तो हमारे कल्चर का भी तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो एंटाई हो जाता है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट के रूप में आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी तो आता है कि हमारा कल्चर बाहर जा सकता है। अगर इतनी तरह का ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो भारत चिकन टिक्का बाहर क्यों खाया जाता? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखनी है और लेके जानी है यहाँ से। तो वासुदेव कुटुंबकम की बात यहाँ पे की है, ये हमारा कल्चर है जो सब अब अडॉप्ट कर रहे हैं, सो मच सो दैट G20 is talking about it. Okay, as foreign ministers I want to share with you some thoughts about the role of temples in the world, because अब इन्होंने कहा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वर्ल्ड के साथ डील करता हूँ, तो टेम्पल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ना ही केवल फेथ और वर्शिप की जगहें हैं, बल्कि सोशल कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं, प्लेसेस ऑफ गैदरिंग है, द सेंटर्स ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, तो जब भी आप टेम्पल पे कोई भी, ऑफकोर्स देखिए GS1 में इतना कोई मैटर नहीं होता लिखने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जर्नलिस्टिक भी लिखनी पड़ती हैं, तो आप बिल्कुल लिखिए दे आर नॉट ओनली द सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, सोशल गैदरिंग, और इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं पास्ट से, जो आप इसके रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। लिसन टू द प्रेसिडेंट, नाउ व्हाट इज इट। अब जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि हमें जस्टिस जो है, जस्टिस का नोशन तो एवर एक्सपैंडिंग है,
तो फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे जस्टिस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, हाउ द नोशन ऑफ जस्टिस हैज़ इवॉल्व्ड सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो हमने देखा कि कैसे इनिशियली तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन इतना शानदार रेवोल्यूशनरी मिल गया कि हम जिस कंट्री के पास मतलब यही नहीं था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम सोच भी नहीं सकते थे हमें मिल सकता है, हमें वो मिल गया। बहुत सारे सिविल पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स मिल गए। तो 10-15 साल तक तो सब अच्छा रहा और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पैसिव रोल प्ले किया, जस्टिस का कॉन्सेप्ट सिविल और पॉलिटिकल ही रह गया। लेकिन धीरे 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 कैसे आर्टिकल 21 का नोशन एक्सपैंड कर दिया गया, राइट टू हेल्थ आ गया, उसमें राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू प्रिवेसी आ गया, फिर अभी रिसेंटली है ना सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, है ना, फिर अभी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी रिसेंटली बेल्स के बारे में कहा था, ओके, दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ओके। और अंडर ट्रायल्स के बारे में जो उन्होंने कहा वो मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्लीज वो स्पीच सुनिए। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्पीच, आई थिंक। मतलब मोर देन अ स्पीच, इट इज अ टॉक, इट इज अ कॉन्वर्सेशन, इट इज द मतलब कि कैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या सोचती हैं। इट इज एक्चुअली वेरी हार्ट वार्मिंग। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स जो 4-4 5-5 सालों से जेल में है क्योंकि वो गरीब हैं, वो बेल बॉन्ड भी नहीं भर सकते, इतना पैसा नहीं है उनके पास। और उनका क्या क्राइम है, सिर्फ उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया था गुस्से में आके। ऑफकोर्स वो दिक्कत है, वो एक आप कह सकते हैं कि क्राइम है, ऑफेंस है, पर इतना कि वो एक अंडर ट्रायल के रूप में 4-5 साल तक अंदर ही पड़े हैं जेल के। तो ऐसी बहुत सारी बातें उस स्पीच में हमारी प्रेसिडेंट ने की है। और उसी से डील करते हुए देखिए बेल पे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो मेंस में आए। तो आप प्रिपेयर कीजिए इसके लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी जो आप बार बार घिसा बेटा वही अवेयरनेस जनरेट कीजिए, सिविल सोसाइटी यहाँ पे काम करनी चाहिए, वो ये तो सब लिखेंगे। और अब तो यूपीएससी को ये बात पता चलने लग पड़ी है कि बैड क्वालिटी आंसर्स हैं, है ना। तो जब बच्चे को यही नहीं पता ये तो रट के आया हुआ है, तो क्या है, कैसे सिविल सोसाइटी, है ना। तो अगर एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि सिविल सोसाइटी और वॉलंटियर्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं जस्टिस, तो आप क्या लिखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वैसे तो ये इट्स अ लॉट, एक कॉन्वर्सेशनल एक वे में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके अब जैसे एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉ डे सेलिब्रेशन को नवंबर 26 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला कि क्या प्लाइट है लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स की हमारे भारत में, भारत के प्रिजन्स में, स्पेशली झारखंड और उड़ीसा में। तो इसके बारे में उन्होंने बात की। जो लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी की फिगर्स है, वो इंडिकेट करती हैं कि पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन जेल्स हैज रिजन कंसिस्टेंटली। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। or the bulk of those routinely remanded to judicial custody in prisons are the poor and resourceless। और एनसीआरबी का डेटा ये भी कहता है that they are more or less scheduled caste and scheduled tribe people, okay, so they are poor and also resourceless and also not aware, okay, कि उनके राइट्स क्या हैं। ह्यूमन राइट्स उनको भी मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स हर एक इंसान को मिलेंगे जब आप पैदा हुए हैं, और जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके पास वो ह्यूमन राइट्स हैं, okay, who face long winding trials and are unable to seek and secure bail डिस्पाइट एवरी गवर्नमेंट। देखिए हर सरकार आती है और हर सरकार आके यही कह के चली जाती है कि हम जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको ख़त्म करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन सेडिशन आज भी एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 124A। इसका मिसयूज़ भी, ब्लेटेंट मिसयूज़ सिर्फ यही सरकार नहीं, देखिए तो हर सरकार ने किया है, सरकारें और भी रही हैं और आज की भी सरकार है, ठीक है। तो पीनल कोड जो है अब 1860 में बना हुआ पीनल कोड आज भी ऑफकोर्स थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ हमें रूल करता है। सेक्शन 186 क्या है, सेक्शन 186 के तहत आपको क्यों चार्ज किया जाता है, जब आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एक पब्लिक सर्वेंट के काम को, वो अपने पब्लिक फंक्शन को नहीं पूरा कर पाता जस्ट बिकॉज आप उसके डिस्चार्ज में कोई अड़ंगा डाल देते हैं। सेक्शन 188 इज डिसओबीडियंस टू एन ऑर्डर लॉफुली प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई एक ऑर्डर निकालता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि देखिए इस समय यहाँ से बाहर किसी ने नहीं निकलना, तो अगर आप निकल जाते हैं तो सेक्शन 188 के तहत आपको चार्ज किया जाएगा। ओके सेवरल देखिए जब भी आप लिखे ना और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कॉलोनियल जो हम फॉलो कर रहे हैं सेक्शंस और लॉज और कोड्स सिर्फ यही बुरे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो लॉज आए हैं वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो रिप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को और इनडिस्क्रिमिनेट। देखिए आपको याद होगा वो एक बहुत ही छोटा और बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज एक एडिटोरियल था इंडियन एक्सप्रेस का ही, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम अंडर ट्रायल इशू के बिल्कुल रूट तक पहुंचने की कोशिश करें ना, तो रूट पे लाई करता है इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स।
तो अरेस्ट जब बिना सोचे इतने ज्यादा वाइड मैनर में हो रही है तो इसीलिए तो अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो यही जब जो हर लॉ इतनी जल्दी इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड कर देता है छोटी से छोटी पेटी ऑफेंसेस के लिए भी, तो इसीलिए तो इतने ज्यादा अंडर ट्रायल इशू है। ओके तो अब देखिए सेंटर जो करंट गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है ड्राफ्ट आईपीसी एंड सीआरपीसी रिफॉर्म प्रपोजल्स पे, और हम बिल्कुल होपफुल हैं कि शायद कॉलोनियल लेगेसी के जो लॉज हैं उन पे एक एंड आ जाए। द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट रिमेन एज बिजार एज अर्लियर। अगर हम देखें कि ऐसे छोटे मोटे ग्राउंड्स या किसी वेग ग्राउंड पे अरेस्ट कर लेना, अगर हम 2020 की बात करें जैसे ही अचानक से लॉकडाउन प्रोमलगेट कर दिए गए तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं उन्होंने अपने घर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, और उन लोगों को सेक्शन 188, अभी हमने सेक्शन 188 क्या देखा, डिसओबीडियंस टू एन ऑर्डर लॉफुली प्रोमलगेटेड, राइट। तो इसके तहत चार्ज कर लिया गया। तमिलनाडु, अकेले तमिलनाडु में ही 3 लाख से ज्यादा मार्चर्स को अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो फिर ये तब तक जेल में रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले ली कि देखिए इनकी पिटिशंस की, मार्चर्स की पिटिशंस की, और उन्होंने इनके रिलीज के लिए एक ऑर्डर पास किया। दिस कंडीशन इज एग्जैस्परेटेड बाय द बेल कोर्ट्स। अब देखिए वही ना, जैसे अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पॉइंट किया कि हम देखते हैं कि रिलक्टेंस एट द लेवल ऑफ ग्रासरूट्स जुडिशरी, उन्होंने सबॉर्डिनेट जुडिशरी नहीं वर्ड यूज किया, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी वर्ड ना यूज करें, बिकॉज द टाइम इज चेंजिंग एंड इफ वी आर बिकमिंग मोर थॉटफुल ऑफ आवर वर्ड्स अबाउट आवर वर्ड्स, तो इस तरह के वर्ड्स इग्नोर कीजिए। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं, नाउ वी राइट प्रेसिडेंट शी, चेयरपर्सन शी, है ना, तो हर चीज की अगर हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं तो इट इज गुड। जैसे डेटा प्रिवेसी जो बिल आया है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो उसमें भी शी टर्म्स में बात की गई है, तो कीप बी माइंडफुल ऑफ दिस यूसेज, वर्ड्स की यूसेज, ठीक है। तो रिलक्टेंस क्या है ग्राउंड लेवल पे, एक तो पहली बात वो निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा बेल के प्रोविजंस में, अरेस्ट के प्रोविजंस पे ध्यान है सीआरपीसी के, लेकिन बेल के प्रोविजंस पे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोअर लेवल की जो जुडिशरी है, ग्रास रूट्स जुडिशरी है, वो बेल को देने में रिलक्टेंट है। साथ ही में उन्हें डर रहता है कि अगर ऐसे इस तरह के क्राइम्स में हम बेल दे देंगे तो फिर सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, सोशल कॉन्शियसनेस वुड गो अगेंस्ट अस, मे बी पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब आप लोअर लेवल पे रिलक्टेंस दिखाएंगे तो फिर एपलेट बॉडीज भी तो हैं, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर इसीलिए तो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं। तो एट द रूट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस लाइज द रिलक्टेंस एट द ग्रास रूट्स लेवल टू ग्रांट बेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। अब देखिए ऑन नवंबर 29, अब यहाँ से मुझे आपको सिविल सोसाइटी का एक एग्जांपल बताना है इसके नेक्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है, और आप बिल्कुल इसे मेंशन कर सकते हैं। नवंबर 29 को बेसिकली क्या हुआ, 3 दिन जब प्रेसिडेंट ने इस चीज में रिमार्क दिया, जस्ट 3 दिन बाद ही एक 2 जज बेंच था, टू जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें उन्होंने एक हार्टनिंग ऑर्डर दिया, ओके, सोनादर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें उन्होंने बोला, जहाँ पे बेसिकली अ स्टेट वेयर अ लार्ज नंबर, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं, दे कंटिन्यू टू लैंग्वेज इन prisons because of their inability to fulfill the bail conditions even after securing bail। तो बहुत सारे इतने 36 क्राइटेरिया होते हैं and all of that। अब देखिए इसमें कोर्ट ने बोला कि जितनी भी जेल अथॉरिटी है उनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे करना है सारा डेटा इस केस से रिलेटेड, और फिर स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगी, नालसा को भेजेगी। नालसा आपको पता है जो एड के लिए, फ्री एड, जब हमारा संविधान कहता है कि फ्री लीगल एड मिलेगा तो नालसा वही प्रोवाइड करता है। तो नालसा बेसिकली असिस्टेंस के लिए काम करेगा, ओके, कि बेल की कंडीशंस वेरिफिकेशन करना और किन लोगों को बेल मिल सकती है, तो फ्री लीगल एड नालसा करता है। तो बेसिकली द कोर्ट डायरेक्टेड दिस एंड इट वाज अ गुड थिंग। इन द लेट 1990s, थैंक्स टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी लीगल एड क्लिनिक्स एक्सटेंशन टू प्रिजनर्स लीगल सर्विसेज, वी गॉट। अब देखिए जो ऑथर है इनका एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी कैसे काम कर सकती है। इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि स्पीडी रिलीज सिक्योर करने की कोशिश करें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, ठीक है, थ्रू द प्रिजन लोक अदालत। जो प्रिजन लोक अदालत छत्तीसगढ़ में भी ये लाया गया है, हर सैटरडे के सैटरडे छत्तीसगढ़ में प्रिजन लोक अदालत चलती हैं, जिसके माध्यम से बेसिकली सुनवाई होती है और बहुत सारों को एक साथ रिलीज कर दिया जाता है जिनका लगता है पेटी ऑफेंसेस में है और ये सब वगैरह। तो इसमें लॉ स्टूडेंट जो वॉलंटियर्स थे वो तिहाड़ जेल जाते थे स्पेसिफिक डेज पे, और जितने भी कुछ रैंडमली पेटी ऑफेंस अंडर ट्रायल से उनको सिलेक्ट करते थे, और वो पेटी ऑफेंस अंडर ट्रायल जो एक कंसिडरेबल पीरियड से जेल में है
और फिर उनको वो बताते थे लॉ स्टूडेंट के वॉलेंटियर जाके, देखिए जस्ट बिकॉज आप अपना गिल्ट कन्फेस कर लेंगे ना, आपको एक्सपीडिशियसली रिलीज कर दिया जाएगा। और बहुत सारे पुअर और रिसोर्सलेस अंडर ट्रायल्स ने अग्री कर दिया और उन्होंने कन्फेस कर लिया कि जी हाँ, हमसे छोटी सी गलती हुई थी, हमने चोरी कर ली थी, कार चोरी कर ली थी, और उनका एक्विटल हो गया। ओके, तो ये है जो सिविल सोसाइटी कर सकती है। ओके, तो ये लॉ स्टूडेंट के वॉलंटियर्स, ऐसी कोई स्कीम्स चलाई जाना, ये सब कुछ बिल्कुल अलाउ किया जाना चाहिए। लोक अदालत रिलीज सर्विसेज गॉट अ रूट, नाउ दिस इज समथिंग नॉट इंपॉर्टेंट, पर फिर भी हम इसे डिस्कस करें बिकॉज आई जस्ट लव्ड इट। ओके, सो आर लोक अदालत रिलीज सर्विसेज गॉट अ रूट शॉक इन द केस ऑफ अब किसी ने एक साइकिल चुराई थी, एक अंडर ट्रायल थे, वो पिछले 2 साल से भी ज्यादा जेल में थे सिर्फ एक साइकिल चुराने के लिए। उन्होंने बोला कि देखिए मैंने ये ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है, तो इसलिए मैं कन्फेस नहीं करूंगा। फिर भी ठीक है, आप मुझे अगर कह रहे हैं, मैं लोक अदालत में चला जाऊंगा। ओके, तो फिर उनको मैजिस्ट्रेट ने बोला कि देखिए ओनली दोज हु एक्सेप्ट द एक्यूजेशन कैन बी रिलीज, जो मतलब कह दें कि हमने गलती की है, सिर्फ उन्हीं को हम रिलीज करेंगे। उन्होंने रिलक्टेंटली बोला देखिए मेरे सिर्फ एक ही बेटा है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, और मैं बस उससे पहले रिहा होना चाहता हूँ कि उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, उसके जाने से पहले मैं एक बार इसे देखना चाहता हूँ। तो रेगुलर ट्रायल अगर चलेगा वो काफी लंबा चलेगा। तो दिस वाज द ओनली केस इन विच लोक अदालत पास्ड अ रिलीज ऑर्डर विदाउट कन्विक्शन। एक्यूज उन्होंने खुद को कन्फेस भी नहीं किया लेकिन उनको रिलीज कर दिया गया। द प्रेजेंट इज राइट टू रेज द इशू ऑफ, क्योंकि पुअर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का इशू बहुत बड़ा है, बहुत कंसर्निंग है, ये कितना ज्यादा हार्ट टचिंग था, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल बताने का रीजन केवल इतना ही था। ओके, तो अगर देखिए GS2 में कोई क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लॉज को डू अवे करने की जरूरत है बिकॉज कॉलोनियल लेगेसीज है, राइट अबाउट सेडिशन, राइट अबाउट 124 सेक्शन, 124A सेक्शन, राइट अबाउट सेक्शन 188 पब्लिक सर्वेंट के जो कोविड पैंडेमिक का आप एग्जाम्पल लिखिए कि कैसे जो मार्चर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, राइट अबाउट ऑल ऑफ दीज। प्राइवेट मेंबर बिल सीक्स PM लेड पैनल फॉर सिलेक्टिंग EC। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमने आई थिंक 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। यूजुअली लोग इसे समझते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टी लाए वही एक प्राइवेट मेंबर बिल होती है। जी नहीं, जो भी एक इंसान, चाहे वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता है चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी को बिलोंग करता है, जो भी पार्लियामेंट में मिनिस्टर नहीं है और वो एक बिल लेके आता है, वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। अब हम इस प्राइवेट मेंबर बिल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग इट? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन प्रोसीजर पे काफी बातचीत है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। जस्टिस KM जोसेफ हैज ऑफ कोर्स गिवन अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इट। किस तरह की बातें हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। और साथ ही में एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं कि कैसे जो जगन मोहन रेड्डी है उनकी पार्टी जो आंध्र प्रदेश में, उनको एक परमानेंट हेड बना दिया गया अपना पार्टी का। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखिए बिल्कुल सही नहीं है, परमानेंट हेड कैसे हो सकता है मरने तक, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज एंटायर डेमोक्रेटिक सुई जेनरिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। फिर इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के उसमें देखा कि कैसे वो प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली, इंटरनल डेमोक्रेसी भी इलेक्शन कमीशन रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अब हमने देखा था कि कांग्रेस में जो अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, तो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऑल्दो किस तरह के इलेक्शंस हुए कैसे नहीं हुए वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप बिल्कुल एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं इंटरनल पार्टी इलेक्शंस फॉर INC प्रेसिडेंट, दैट इज इट। ओके, तो इसी में बेसिकली एक और आप लिख सकते हैं, ऑल्दो वी नो इस तरह का बिल नहीं अडॉप्ट किया जाने वाला, पर आप लिखेंगे प्राइवेट मेंबर बिल ब्रॉट इन रिसेंटली ब्रॉट इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग इंटरनल डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। कुछ फीचर्स तो जरूर आप 1-2 लिखेंगे, एक ही लाइन में 2 लाइन में आपको लिखना है, पर कुछ तो शुड बी हैवी ऑन वर्ड्स, राइट? पॉइंटिंग आउट दैट देयर वाज ग्रोइंग कंसर्न विद रिगार्ड्स टू द इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन,
ओके तो कांग्रेस एमपी जो है मनीष तिवारी जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में, जो बेसिकली चाहता है कि एक हाई लेवल कमेटी हो, सिलेक्शन कमेटी हो, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा लोकसभा दोनों में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जो बेसिकली ना ही केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज करेंगे बल्कि इलेक्शन कमिश्नर्स को भी चूज करेंगे। तो देखिए आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक इशू जो इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है जो सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेम पार पे ना देखना। अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल जाती है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी रिकमेंडेशन देके सरकार से इनको हटवा सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट से हटवा सकते हैं। तो आई होप इनको सेम पैरिटी पे लाना है कि बहुत सालों पुरानी एक मांग है जो इस बिल में एड्रेस की जा रही है, ऑल्दो ये अडॉप्ट नहीं होने वाला बट स्टिल ओके। So I hope you understand it. The bill, okay, a lot of other things as well. Incidentally, the bill also seeks more power for election commission. Election commission को और teeth देना चाहिए, जो हम बार बार अपने static portion में भी पढ़ते हैं, so that it can regulate, monitor and superintend the internal functioning of all political parties. ठीक है, जो internal elections होते हैं registered political parties के, उसको भी basically कैसे अब इलेक्शन कमीशन इंश्योर कर सकती है, वो तो देखिए बहुत सारी डिस्कशन के बाद ही कुछ बन सकता है, पर इन्होंने रफली बोला है कि क्या हो सकता है, कोई आप एक्सटर्नल मॉनिटर्स ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करने के लिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, नथिंग मच हियर। जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, Stop grading terrorists as good and bad India in UN. Now why are we discussing it? तो we are discussing it क्योंकि आपको पता है कि हम UNSC की प्रेसिडेंसी इस महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं, और हमारा जो परमानेंट जो हमारा टेम्परेरी मेंबरशिप है वो जाने वाला है इस दिसंबर के बाद UNSC पे। तो जाने से पहले हम काउंटर टेररिज्म पे एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करके जाएंगे, एक मीटिंग होल्ड करके जाएंगे। तो बेसिकली उस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने से पहले वो कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें होंगी, क्या नहीं होगा, इस तरह का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, आप बहुत बार इनके बारे में पढ़ते हैं, हम भी डिस्कस करते हैं, रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने एक लेटर में जहाँ पे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गाटर्स उनको दिया है कि कैसे एक कॉन्सेप्ट नोट दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, हम क्या डिस्कशंस करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो आप सर्कुलेट कर दीजिए एज अ डॉक्यूमेंट टू द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा है कॉन्सेप्ट नोट में और क्या बेसिकली हमारा मुद्दा है, जाते जाते हम क्या पॉइंट रखना चाहते हैं, और काफी सालों से हम ये बात रख रहे हैं कि टेररिज्म की सबसे पहले तो डेफिनेशन ले आओ। जो आप टेररिज्म की डेफिनेशन लिखते हैं GS3 के आंसर्स में, वो तो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि वो डेफिनेशन है। अब आपको 36 डेफिनेशंस मिल जाएंगी टेररिज्म की। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन है ना, जो समिट्स में इवॉल्व हुई है और उस पर बातचीत हुई है रियो द जेनेरो समिट पे, लेकिन टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि US कहता है कि जो हमारे लोग कहीं और जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं होते, है ना। फिर रशिया कहता है हमारे तो सोल्जर्स हैं वो टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान कुछ और कहते हैं। तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा मुद्दा, कि पहले तो आप ये क्लासिफाई जो करते हो बैड और गुड टेररिस्ट, है ना, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से, इट शुड एंड इमीडिएटली। ओके क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो किसी भी टेरर एक्ट का कोई धर्म नहीं होता, there is no religion involved. Terrorism is terrorism. Terrorism is a heinous crime. Terrorism is not good and no religion can prescribe for it. कोई नेशनैलिटी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि एक ही देश से टेररिज्म आ रहा है, टेररिज्म तो कहीं भी आ सकता है। सो कॉल्ड हम कहते हैं कि एडवांस्ड लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वहां पे भी तो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, और वहां के लोग, अब देखिए टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म का ही एक अपर फॉर्म हो जाता है टेररिज्म। तो ये जो सस्पेक्टेड टेरर्स हमने जर्मनी में देखे, जो एक कू अटेम्प्ट कर रहे हैं, फार राइटिस्ट हैं, हिटलर के सपोर्टर्स हैं, ओके, राइक जो किंगडम में बिलीव करते हैं, तो क्या है ये, ये जरूरी तो नहीं है पाकिस्तान से आ रहे हैं, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन के एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करेंगे, एक ही एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। टेररिस्ट आर टेररिस्ट, ओके। Terrorism is criminal in any form. Okay, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be an exception or justification for any act of terrorism, regardless of its motivation and wherever, whenever, and
बाय whom so ever committed, कहीं भी हो रहा है, किसी के भी द्वारा हो रहा है, टेररिज्म को टेररिज्म बोलना जाना चाहिए। ये बैड टेररिज्म है, ये नॉट सो बैड टेररिज्म है या गुड टेररिज्म है, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से करना बंद कर दीजिए। इंडिया बेसिकली आप ये सब कुछ यही जानते हैं और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा। अब अगर हम देखें कि क्या होने वाला है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच, प्रिंसिपल्स एंड द वे फॉरवर्ड अंडर द थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट्स, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल पे एक ब्रीफिंग होगी बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखिए, इट वुड बी ऑफ कोर्स चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब देखिए, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी कि कैसे इतने सालों तक भारत बोलता रहा कि टेररिज्म एक इशू है, जो मिलिटेंसी हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही है वो टेररिज्म है, पर जब तक 9/11 टेरर अटैक्स नहीं हुए तब तक कभी वर्ल्ड ने हम पे दिखाया ही नहीं कि हम कुछ जो कह रहे हैं उसका मतलब भी है। पर क्योंकि वो यूएस में अटैक हुआ तो उसके खिलाफ इतना ज़्यादा ग्लोबल अप्रोच लिया गया काउंटर टेररिज्म में, फिर मुंबई में अटैक्स हुए, लंदन में, पेरिस में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि टेररिस्ट अटैक्स कहीं भी हो सकते हैं, ये यूनिवर्सल चीज है। तो अगर कोई समझ रहा है कि वहां हो रहा है ना टेररिज्म, हमें क्या मतलब है, हम शांति से यहाँ बैठे रहते हैं, तो यू नेवर नो व्हेन योर पीस गेट्स इम्पैक्टेड। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी थ्रेट है तो वो पूरे संसार के लिए एक थ्रेट है, एंड हेंस एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस। Okay, India urged to adopt ASEAN consensus on Myanmar. This is a backlash for India. Why? क्योंकि इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज को आसियान द्वारा बोला गया है, जो इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है बेसिकली, कि इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए आसियान की जो पॉलिसी है म्यांमार पे। हम बॉयकॉट फॉलो कर रहे हैं म्यांमार पे, एक प्रेशर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप अगर इंडिया एक हर चीज़ में, ठीक है, हम मानते हैं नॉन अलाइंड है आप, और जो भी कहते हैं ऑटोनॉमी स्ट्रेटेजिक वगैरह, ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर हर कहीं जगहों पे तो आप कहते हैं कि आसियान की सेंट्रलिटी है आपकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, लुक ईस्ट पॉलिसी में, पर आप अपना डिफरेंट पाथ क्यों हर जगह अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि I just added a lot more things. He didn't say this. Okay, तो उन्होंने बस इतना कहा है कि आप आसियान की जो पॉलिसी है म्यांमार पे उसे फॉलो कीजिए। आप कैसे एंगेज कर सकते हैं म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार थी ऑन्ग सान सू की, उसको कू के माध्यम से हटा के फिर उनको कैंगरू कोर्ट्स उनके खिलाफ चला के उनको 36 करप्शन चार्जेस में पूरी उम्र कैद उन्होंने दे दी। आप कैसे इन लोगों के साथ डील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, है ना, हम तो अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें किसके साथ डील करना है किसके साथ नहीं। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। ओके, तो यही यहाँ पे बोला, अगर आप इनके साथ एंगेज कर रहे हैं तो आप हमारा जो इतने एफर्ट्स हैं, आप सब कुछ खराब हो जाते हैं सारे एफर्ट्स। आदेश गुप्ता क्विट्स एज दिल्ली बीजेपी चीफ। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? बिकॉज वी शुडंट बी डिस्कसिंग इट, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल एक आर्टिकल है। जी नहीं, पॉलिटिकल है तो हम इसकी पॉलिटिक्स डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एथिक्स में एक टर्म है अकाउंटेबिलिटी, जो आप बार बार पढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन आता भी है, लेकिन आप समझते हैं कि इस पे सिर्फ डेफिनेशन लिख के काम चल जाता है। आप वही घिसे पिटे पुराने एग्जाम्पल्स जो हैं, जो सब लिखेंगे वही आप लिखते हैं। तो इसीलिए अगर जैसे आप MS धोनी के बारे में लिखते हैं, जब इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्रिकेट में तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, दैट इज अ साइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। या फिर आप सुरेश प्रभु जी के बारे में लिखते हैं, जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर की तरह रिजाइन कर दिया, बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो आप बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल तो ये है, आदेश गुप्ता जी जो बेसिकली बीजेपी दिल्ली यूनिट चीफ हैं, उन्होंने रिजाइन किया है क्योंकि बेसिकली इतना बड़ा डिफीट उनको म्यूनिसिपल इलेक्शंस में मिला है। सो हेंस ही टेक्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये एक एग्जाम्पल है अकाउंटेबिलिटी का आपके लिए। द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एडिटोरियल, इन द सेंस ब्यूटिफुल इन द सेंस ऑफ कोर्स इसमें जो डिस्कस किया गया है वो कंसर्निंग ही है भारत के लिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड है पिमोन जैकब, अगर कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग ही होता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है।
ओके तो हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है. आई वुड वांट टू कीप इट कॉन्वर्सेशनल ओनली सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर फैशन. अब देखिए क्या है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं, हमें कैसे अपने स्ट्रेटेजिक फॉरेन डिप्लोमेसी ऑप्शंस लेने हैं, कैसे पाथ पे चलना है, ये हम बहुत बारी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इन चीज़ों को गवर्न करता है कि क्या हमारा डू नॉट वरी, जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सब समझ आ जाएगा. तो जब भी हमारे को अपना कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हम प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ देखते हैं. अच्छा हमारा प्रिंसिपल एम क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे लिए, ठीक है. सबसे इंटेंस चैलेंज एक इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, जो जिस चैलेंज में इतनी पावर है कि वो हमारे सारे फ्यूचर चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंट आउटकम्स को शेप कर सकती है. ओके तो इंडिया के केस में इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए बेसिकली चाइना एक कंटेम्प्रेरी इंडिया का प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन है. ओके कोई और चैलेंज, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारी इंटरनल इंसर्जेंसी हो जो आस पास जिसके लिए लगाया गया है, कोई और नेबर्स के साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे, इंडिया आउट कैंपेन मॉलडीव्स में चल रहा है, सब कुछ सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन में आता है. प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन चाइना है. तो इन्होंने ये कहा है, आई वुड आर्ग्यू दैट मेजर डिसीजंस इन न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैट्रिक्स शुड पास द चाइना टेस्ट. तो हर हमारे डिसीजन को चाइना टेस्ट को पास करना चाहिए. मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप खुद से हर डिसीजन को लेने से पहले क्वेश्चन पूछें कि क्या ये डिसीजन, ये डेवलपमेंट, ये रिलेशनशिप हमारे को चाइना चैलेंज से डील करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा. ओके डिसीजन मेकर्स मस्ट देन व्यू द डिसीजन और डेवलपमेंट और रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ दिस आंसर. अब देखिए ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऑफ कोर्स वो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन में ऐड ऑन ही करते हैं. दे डू नॉट ऐड टू द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पे ये लिखा है. पर स्टिल जो चाइना टेस्ट है वो हमारे को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं उनमें. अब हम इस हर चीज़ को क्या है यूटिलिटी ऑफ चाइना टेस्ट एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे. अगर हम इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स को देखें, अब देखिए न्यू दिल्ली का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है वॉशिंगटन के साथ. अब धीरे धीरे हम इसको नॉर्मलाइज होता देख रहे हैं. यूएस हमारा दोस्त नहीं है, यूएस एक्चुअल में पाकिस्तान का दोस्त रह चुका है, सो कॉल्ड दोस्त, जहाँ पे पाकिस्तान का केवल एक ही काम था, जहाँ पे उसको अपना यूज करवाना था यूएस द्वारा जब भी उसको जरूरत पड़े. आज भी वही होता है, ठीक है. पर फिर भी उन्होंने हमको छोड़ के एक डिक्टेटर रजीम को हमेशा साथ देना चूज किया यूएस ने. यही हमारा रिश्ता है, यही हमारा पास्ट है. पर पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं थोड़ा सा वेस्टर्न टिल्ट इंडिया में आया है. तो इसीलिए वॉशिंगटन के साथ जो हमारी दोस्ती है वो नॉर्मलाइज होती भी दिख रही है. ओके दे आर आर न्यू फ्रेंड्स. ओके और कहीं ना कहीं हमारा जो रिश्ता है वो इंटरेस्ट ड्रिवन है. अब ये बात तो यूएस को भी पता है और हमें भी पता है कि यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी में चाइना को बैलेंस करना चाहता है इंडिया के माध्यम से. इंडिया क्या चाहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करना चाहता है. इंडो पैसिफिक में हमारे भी स्टेक्स हैं. ओके तो ये सारी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट को सूट करती हैं और थोड़ा सा हम डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं अपने आर्म्स सप्लाई को. तो डिस्पाइट द फैक्ट के यूएस ने विड्रॉ कर लिया है इस रीजन से, आपको पता है तालिबान टेक ओवर हुआ है उनके विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स के बाद ही, फिर भी वॉशिंगटन बार बार री एंगेज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता साउथर्न एशिया यानी कि साउथ एशिया के साथ. ठीक है क्योंकि इंडो पैसिफिक भी उनके लिए साउथ एशिया के आसपास ही लाया करता है. पाकिस्तान को उन्होंने F-16 का मेंटेनेंस पैकेज अभी दिया है. तो री एंगेजमेंट धीरे धीरे दिखती रहती है. तालिबान को भी अभी उन्होंने रिसेंटली एंगेज किया है ये कह के कि यूएस ने ही ये रेजोल्यूशन लीड किया ना, यूएस और आयरलैंड ने, कि हम बेसिकली सैंक्शंस रिजीम जो है 1267 सैंक्शंस रिजीम, उसके तहत जितने भी टेररिस्ट गवर्निंग एरियाज हैं वहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे, ये हम इंश्योर करेंगे. तो ये एक मेथड ऑफ री एंगेजमेंट है. इट अपीयर्स दैट वन ऑफ द लेसन्स न्यू दिल्ली लर्न फ्रॉम द स्टैंड ऑफ विद चाइना. अब हमने एक सीख सीखी है चाइना के साथ जो LAC स्टैंड ऑफ हुआ उसके वजह से. ओके कि बेसिकली हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी हमारी बढ़ गई है यूएस के साथ और ये चाइना को पसंद नहीं आया. और चाइना ने ये एक मतलब पता नहीं है कितना सही है कि नहीं, पर बहुत लोग ये कहते हैं. इसीलिए हम अभी कुछ समय के लिए इसको मान लेंगे कि चाइना ने हम पे अटैक इसीलिए किया क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम यूएस कुछ ज़्यादा ही अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं. ठीक है तो इसके रिप्लाई में बेसिकली क्या हमें अपना फिर रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए यूएस के साथ क्योंकि हमारा स्टैंड ऑफ रिजॉल्व हो जाएगा फिर तो. ओके क्या हमें इंडो पैसिफिक में जो क्वाड हमने बनाया हुआ है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए कि बीजिंग का एग्रेशन हम कंट्रोल कर लेंगे फिर. आई एम रियली सॉरी.
या फिर हमें बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट चाइना थिंक्स अबाउट इट, कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चाइना टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, चाइना, व्हाट इज द चाइना टेस्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। अब देखिए, बीजिंग चाहता है कि वो इस रीजन को डोमिनेट करे, साउथ एशिया को। ठीक है, तो डेफिनेटली वो ये तो नहीं चाहता कि अमेरिकन री एंगेजमेंट हो इस रीजन में, यानी कि इस रीजन का एक मेंबर इंडिया है और इंडिया और यूएस की प्रॉक्सिमिटी बढ़े। तो अगर हम बेसिकली इंडिया यूएस रिश्ता खत्म हो जाएगा या ऐसी बेकार सा चलेगा, तो ये बीजिंग के लिए बहुत अच्छा है, उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इस पे चाइना टेस्ट अप्लाई करेंगे तो न्यू दिल्ली को फिर क्या करना चाहिए, तो उनको बेसिकली इस टेम्पटेशन में जाना ही नहीं चाहिए कि अगर हम यूएस के साथ रिश्ता बेकार कर देंगे तो चाइना खुश हो जाएगा और चाइना एग्रेशन को वापस विड्रॉ कर लेगा। इस ये तो शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है, हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन से जाना चाहिए। Okay, with the fears of such a relationship irking China may not be entirely unjustified, they invariably play into the China's, क्योंकि हम basically चाइना को फेवर कर देंगे। ओके, तो अब देखिए, हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी अप्लाई करते हैं कि इस रिश्ते में चाइना टेस्ट हम अप्लाई करते हैं कि क्या हमें अपना जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ वो पैसिफाई कर देना चाहिए, पीसफुल कर देना चाहिए। अब इस पे हम चाइना टेस्ट अप्लाई करेंगे तो इंडिया को बेसिकली क्या करना चाहिए। इंडिया को देखिए, इनका ओपिनियन में इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिश्ता सही करना चाहिए, पीसफुल करना चाहिए, क्योंकि चाइना बेसिकली हर केस में यही चाहेगा कि इंडिया उलझा रहे पाकिस्तान के साथ। इतने में चाइना अपने सारे इंडिया के नेबरिंग नेशंस में अपना इन्फ्लुएंस गार्नर कर ले, इंडिया को इतनी फुर्सत ही ना मिले कि वो किसी और नेबर पे ध्यान दे साउथ एशिया के, वो पाकिस्तान में ही उलझा रहे। तो पाकिस्तान के साथ पीसफुल रिश्ता रखना इंडिया का जो चाइना टेस्ट हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन या स्ट्रेटेजिक पाथ बताता है कि हमें पीसफुल ही रखना है चाइना के साथ अपना रिश्ता। ओके, अब देखिए, लेट मी पुट दैट समवॉट डिफरेंटली, व्हाट इंडिया शुड एक्टिवली सीक इज नॉट अ बैलेंस ऑफ पावर इन। अब देखिए, ये चीज़ आप बिल्कुल साउथ एशिया पे आंसर लिखते हैं, कुछ भी आपको ये ज़रूर लिखना है कि हमें एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में मेंटेन नहीं करना पाकिस्तान के साथ, हमें बैलेंसिंग चाइनीज पावर करना है साउदर्न एशिया में। Hence, India's objective in South Asia should be to seek a pacification of conflicts with Pakistan so that it can focus on China. ओके, तो अगर हम पाकिस्तान के साथ रिश्ता पीसफुल करेंगे तभी हम चाइना पे फोकस कर पाएंगे। सिमिलरली, इंडिया नीड नॉट अपोज द अमेरिकन एंगेजमेंट ऑफ, अब साथ ही में हमें बेसिकली पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका एंगेज कर रहा है कुछ भी, इसको हम बहुत हद तक अपोज हमने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अच्छी बात ही है। क्योंकि अगर यूएस से भी अच्छा रिश्ता रखेगा पाकिस्तान तो चाइना पे कंप्लीटली निर्भर नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ इज़ गुड फॉर अस। अब हम इंडिया रशिया के रिश्ते पे देख लेते हैं कि चाइना टेस्ट अप्लाई करके। इंडिया रशिया रिलेशन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रिश्ता है इस टाइम पे, बायलेटरल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद। ओके, तो बेसिकली लेट अस अप्लाई द चाइना टेस्ट टू एग्जामिन द लॉजिक बिहाइंड इंडिया रशिया रिलेशंस इन द फेस ऑफ वेस्टर्न प्रेशर ऑन इंडिया टू डीकपल फ्रॉम मॉस्को। तो बेसिकली वेस्ट तो यही चाहता है कि हम ओपनली कंडेम करें रशिया की इन्वेजन को, है ना। तो बेसिकली अब कैसे अगर हम कंटिन्यू करते हैं रशिया के साथ अपना रिश्ता रखना तो ये चाइना चैलेंज को कर्ब करने में कोशिश करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसमें तो कुछ बहुत समझने वाला है भी नहीं कि देखिए, अगर तो हम वेस्टर्न प्रेशर में आके रशिया के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दें और उनको कंडेम भी कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, चाइना और रशिया और पाकिस्तान को नंडर और स्ट्रांग हो जाएगा, जो बिल्कुल हमारे साउथ एशिया में सारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। हमारा चाइना चैलेंज और स्ट्रांग हो जाएगा। एलएसी स्टैंड ऑफ कल को अगर सच में एक वॉर में बदल जाता है तो क्या होगा, हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त है, वो रशिया चाइना का दोस्त हो चुका होगा तब तक। तो बेसिकली हम इसीलिए चाइना टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर भी यही मिलता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पाथ क्या होना चाहिए। तो बेसिकली आई होप आपको इस पूरे एडिटोरियल का जिस्ट समझ आ गया। एनफोर्समेंट एजेंसीज स्टेपिंग अप एक्शन अगेंस्ट प्रो खालिस्तान फोर्सेस। तो देखिए, जैसे हमने भी गन वायलेंस के बारे में डिस्कस किया, हम कल भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपको खालिस्तान, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं स्टैटिक पोर्शन में अपने, तो आप खालिस्तान का जो भी ओरिजिन, कैसे खालिस्तान मूवमेंट को टैकल किया गया, क्या गलतियां थी उसमें और क्या सक्सेसफुल मेजर्स रहे, कैसे सब कुछ आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको पता है गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर, जिन्होंने कनाडा में रेफरेंडम करवाया है खालिस्तान बनवाने का,
खालिस्तान जो बेसिकली एक सिख नेशन होगा, जिसमें जो उनकी कैपिटल होगी वो शिमला होगी, वो बिल्कुल कंप्लीटली हमारे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। ये कैसे हम कैसे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ऐसे खत्म होने दे सकते हैं, और ये कैसे एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू है और बहुत बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो इसीलिए आप प्लीज़ खालिस्तान पे प्रिपेयर कीजिए। एक कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन भी देख रहे हैं हम प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स पे विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, यानी कि हम बाहर से भी एक्स्ट्राडिट करवा रहे हैं हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे अभी रिसेंटली लेटेस्ट अरेस्ट जो किया है हमने, वो बिक्रमजीत सिंह का किया है, जिनको जो 1 सितंबर 2019 में पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उनको वियना यानी कि ऑस्ट्रिया से एक्स्ट्रेडिट करवाया गया है। अभी जो सरहाली पुलिस स्टेशन पे जो अटैक हुआ है, जो ग्रेनेड द्वारा हमने कल देखा, ओके इनको भी बेसिकली, इनमें जो हरप्रीत सिंह है उनके लिए भी कैश रिवॉर्ड हमने रखा है 10 लाख का फॉर इस ओके। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हो रही हैं, आई होप आई एम रियली सॉरी, आई हैव नॉट बीन वेल फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड उसके टाइम में भी एक्चुअली रेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियोस कंटिन्यूसली बनानी होती हैं, जिसकी वजह से ओके। अब यहाँ पे बस एक कुछ फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नारी शक्ति, क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, देखिए इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जो बोलते हैं ना मिस्टर मोदी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी उठा के देखिए, जो प्रीलिम्स है ना, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे एज ऑफ कंसेंट पे जो पीएम मोदी ने बोला था, आई थिंक ये 2020 के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, प्रीलिम्स के, तो उसमें एक बहुत पुराना एज ऑफ कंसेंट का केस आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें, तो नारी शक्ति की अगर बात है तो विमेन इन एवरी स्फीयर, टॉक अबाउट इट, यू शुड नो मेनी मेनी एग्जाम्पल्स अबाउट इट। तो वैसे ही कैसे विमेन इन पॉलिटिक्स या विमेन इन पार्लियामेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ डेटा, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड मोस्ट स्टेट लेजिस्लेचर्स अक्रॉस द कंट्री इज बिलो 15%, विद 19 असेंबलीज जहाँ पे 10% से भी कम विमेन लॉ मेकर्स हैं। ये बहुत कंसर्निंग है, ये मेल डोमिनेंस दिखाता है पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो जो लॉज बनेंगे वो भी पेट्रियार्कल बनेंगे, पेट्रियार्कल नहीं तो एक लेंस मिसिंग रहेगा उसमें, जब तक एक इक्वल पैरिटी नहीं आ जाती, ठीक है। बिहार में 10.7%, छत्तीसगढ़ में 14.44%। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आइडियली इट शुड बी 50:50। अब हम ये क्यों और डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक रिजर्वेशन बिल के लिए जो G20 पे अभी ऑल पार्टीज मीट हुई, तो उसमें बहुत सारे जो DMK के स्टालिन उन्होंने बोला, और बहुत सारे CPI के मेंबर्स ने बोला कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो पता नहीं कब से पेंडिंग है, जो सुषमा स्वराज जी, जो हमारी फॉर्मर फाइनेंस, जो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हुआ करती थी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट था विमेन रिजर्वेशन बिल को, जिसमें 33% रिजर्वेशन जो पंचायती राज के लेवल पे होती है, वो पार्लियामेंट में भी होगी, उसके बारे में मांग रखी गई। तो इसीलिए हम बेसिकली ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम डिस्कस कर रहे हैं। Erdogan calls on Putin to establish Syrian corridor. Now this is very important. Why? Because कि किस तरह का भी एक मार्केट में, इस्तांबुल की मार्केट में एक अटैक हुआ था, जिसमें कर्डिश ओरिजिन अर्डगन ने बताया, और उन पे एयर स्ट्राइक्स भी हुई सीरिया के अंदर। तो बेसिकली अब उसके बाद मिस्टर अर्डगन और मिस्टर पुतिन के बीच में एक फ़ोन कॉल हुई है, जिसमें टर्किश प्रेसिडेंट ने बोला है कि देखिए 30 किलोमीटर की एक सिक्योरिटी कॉरिडोर हमने बनाना है अपने जो बॉर्डर है, नादर्न बॉर्डर सीरिया के साथ, उधर। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो सीरिया के वजह से थ्रेट है, वहाँ पे जो कर्डिश लोग हैं, यहाँ पे अटैक्स होते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग वी कैन बेयर। ओके, और टर्की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से, 85% इन्फ्लेशन है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी ये जो टेररिस्ट अटैक्स जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है PKK, उनके वजह से होता है, ये हम इसको नहीं झेल सकते। Now, PKK has waged a 38-year insurgency against Turkey that has led to the loss of tens of thousands of lives. It is listed as a terrorist organization. अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, US, यूरोपियन यूनियन और टर्की सब नहीं लिखी है। Okay, high-level US envoys to visit China in an attempt to repair ties. Now, this is nothing. G20 पे जब बाइडन और शी मिले थे, तो उन्होंने अग्री किया था कि हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने रिश्ते को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्सिबली अपने कंपटीशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए जो भी पोटेंशियल एरियाज है कॉपरेशन के, उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो US गवर्नमेंट अपनी फर्स्ट हाई लेवल डेलीगेशन चाइना में भेज रहे हैं। इसी का एक फॉलो अप है ये बेसिकली। तो जब ये डेलीगेशन जाएगी, क्या बातचीत होगी, क्या दिक्कतें होंगी, ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।